सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 17 में आज अपन ग्रुप 16 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। वो है ओजोन। ओजोन मतलब अपन ओजोन गैस की बात कर रहे हैं। ओजोन गैस, देखिए, पृथ्वी है, अर्थ है, उसके लगभग 20 किलोमीटर ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं ओजोनोस्फियर। इस ओजोनोस्फियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन। इसमें ओजोन पाई जाती है। ओजोन वास्तव में है क्या? ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप। ऑक्सीजन के दो अपर रूप हैं, कौन कौन से? O2 और O3। ऑक्सीजन गैस, डाई ऑक्सीजन गैस, जिसको पिछले वीडियो में पढ़ा था, और यह है ओजोन गैस। ये ओजोन क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पैराबैंगनी विकिरणें हैं, उन पैराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है ये ओजोन। इसलिए ओजोनोस्फियर या ओजोन की जो परत है वो हमारे लिए रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। रक्षा कवच मतलब प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। अगर मान लो ये परत नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, लाइफ है वो नहीं होगी पृथ्वी पर, अगर ओजोनोस्फियर में ओजोन की परत नहीं होगी। अब वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल है, उसमें ओजोन आई कहां से? तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है वायुमंडल में? ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन है, उसको अगर अल्ट्रावायलेट मतलब पैराबैंगनी विकिरणें, जब ऑक्सीजन गैस पैराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आती है तो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। 3O2 से 2O3 का निर्माण होता है। तो पैराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा प्रकृति में होता है, वायुमंडल में ऐसा होता है। लेकिन अगर अपन कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन का निर्माण करना चाहें, प्रयोगशाला में अगर अपन निर्माण करना चाहें, तो देखिए क्या होगा। कृत्रिम रूप से अगर ओजोन का निर्माण अपन देखें तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन गैस है उसमें नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है। विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो उससे क्या बनता है? ओजोन बनता है। अब यहां देखिए दो शब्द हैं, एक तो नीरव और एक विद्युत विसर्जन। कहने का मतलब शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे और उसमें विद्युत आर्क उत्पन्न करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा इस तरह की होनी चाहिए कि उससे तापमान में वृद्धि ना हो। तो उसका जो तापमान है वो स्थिर रखा जाता है। नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब है कि इसमें शांत विद्युत विसर्जन, तापमान नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तापमान बढ़ गया तो ये ओजोन है ये वापस ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अपन कहेंगे ऑक्सीजन का ओजोन में जो परिवर्तन है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अब यहाँ जो नीरव विद्युत विसर्जन से जो ओजोन प्राप्त होती है वो ओजोन होती है 10% शुद्ध होती है। और इसका जो भंडारण है, भंडारण कैसे करते हैं? भंडारण किया जाता है ऑक्सीजन के वातावरण में। ऑक्सीजन के वातावरण में, ऑक्सीजन के वातावरण में इसका भंडारण करते हैं। अब देखिए, अगर
आपको ओजोन है वो 10% से ज़्यादा चाहिए, तो आपको ओजोनित्र का उपयोग करना होता है। ओजोनित्र, तो अगर 10% से ज़्यादा मात्रा में ओजोन का निर्माण करना है तो उसका निर्माण होगा ओजोनित्रों में। ठीक है, तो इस तरह से अपन कृत्रिम रूप से ओजोन का निर्माण कर सकते हैं। प्रकृति में पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से ये होता ही होता है। अब देखिए निर्माण हो गया, अब अपन देखिए इसकी संरचना, ओजोन की संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन की संरचना कैसी होती है, वी शेप्ड होती है। ओजोन की जो संरचना है वो वी के जैसी होती है और इसमें अनुनाद पाया जाता है। देखिए कैसे, ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं ओजोन में, जिसमें से एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के द्वारा और एक ऑक्सीजन के साथ में उपसहसंयोजक बंध के द्वारा यह जुड़ा होता है। तो देखिए द्विबंध वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, जहां उपसहसंयोजक बंध है उसमें जो ग्राही ऑक्सीजन है उस पे 3 लोन पेयर हैं, और जो दाता ऑक्सीजन है उस पे देखिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये ओजोन की संरचना। अब इसमें देखिए ये केंद्रीय ऑक्सीजन दाता है तो इस पे प्लस आ गया, ये ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध में ग्राही की तरह काम कर रहा है तो इस पे माइनस आ गया। अब ये जो उपसहसंयोजक बंध है एकल बंध है, इधर ये द्विबंध है, तो इन संरचना में अनुनाद पाया जाता है। ये उपसहसंयोजक बंध इधर भी हो सकता है, द्विबंध इधर भी हो सकता है, और वही अपन इसमें लोन पेयर लगा दें तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और दोनों संरचनाओं को सम्मिलित करते हुए अगर अनुनादी संकर लिखें तो ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और जो द्विबंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह से दोनों तरफ घूम रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे प्लस है और ये जो माइनस है ये दोनों ऑक्सीजन पे इस तरह से घूमता रहता है। अब इसकी जो बंध लंबाई है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई, दोनों बंध एक समान बंध लंबाई के हैं क्योंकि अनुनाद पाया जाता है। द्विबंध में एकल बंध के गुण आ गए और एकल बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो ये जो बंध लंबाई है ये बंध लंबाई होती है 128 पिकोमीटर, और जो बंध कोण है ये बंध कोण है 117 डिग्री। तो ओजोन में बंध कोण का मान 117 डिग्री होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य बंध लंबाई 128 पिकोमीटर है। वी के जैसी इसकी आकृति है और इस तरह से अनुनाद पाया जाता है। ये इसकी अनुनादी संकर की संरचना है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब अपन देखते हैं ओजोन के भौतिक व रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सबसे पहले अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ओजोन के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में कौन कौन से गुण आते हैं? रंग, गंध, स्वाद, जल में विलेयता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, इस तरह की जो चीजें हैं वो अपन भौतिक गुण में देखते हैं। तो सबसे पहले देखें अपन रंग। अब रंग में देखिए ओजोन के 3 प्रावस्थाओं के रंग अलग अलग हैं। अगर ये गैस प्रावस्था में है तो इसका रंग होता है पीला नीला। अगर ये द्रव प्रावस्था में है तो इसका रंग होता है नीला, और अगर ये ठोस प्रावस्था में है तो इसका रंग होता है बैंगनी काला। बैंगनी काला, ये इसके अलग अलग प्रावस्थाओं के रंग होते हैं। गंध की बात करें तो इसमें तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, तीखी गंध होती है। विलेयता, विलेयता जल में अल्प विलेय या अविलेय, जल में
अविलय है और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे देखिए CCl4 है, एसिटिक एसिड है, इनमें क्या होता है, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होती है ओजोन, जल में अविलय है। ओजोन का घनत्व, वाष्प घनत्व जिसको अपन कह सकते हैं, ओजोन का वाष्प घनत्व वायु से ज्यादा होता है, वायु से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है? वायु का वाष्प घनत्व होता है 14 और ओजोन का वाष्प घनत्व है 24। वायु का 14.4 होता है, ओजोन का है वाष्प घनत्व कितना? 24 होता है। तो ओजोन का वाष्प घनत्व है वो वायु से ज्यादा है। ओजोन का गलनांक बिंदु होता है 80.6 केल्विन, 80.6, और क्वथनांक बिंदु होता है 161.2 केल्विन, बिल्कुल जस्ट डबल है। ओजोन का जो क्वथनांक बिंदु है वो गलनांक से जस्ट डबल हो गया, ठीक है। तो गलनांक बिंदु है 80.6 और क्वथनांक बिंदु हो गया 161.2 केल्विन। ओजोन अगर कम मात्रा में है तो हानिकारक नहीं होती है, लेकिन अगर इसकी सांद्रता 100 ppm से ज़्यादा हो जाती है, 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाती है, तो यह हानिकारक होती है। ओजोन की सांद्रता 100 ppm से ज़्यादा होने पर क्या हो जाती है? हानिकारक हो जाती है। क्या हानि होती है कि 100 ppm से ज़्यादा सांद्रता की उपस्थिति में अगर अपन श्वास लेते हैं तो सिर दर्द, चक्कर आना, मितली आना, उबकाई आना जिसको अपन कहते हैं, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ओजोन की सांद्रता 100 ppm से ज़्यादा होने पर यह हानिकारक है और इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं अगर अपन इस सांद्रता की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ओजोन है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। ओजोन के विघटन से ऑक्सीजन गैस बनती है और साथ में क्या होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्लस ऊष्मा। मतलब यह अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओजोन के विघटन से ऑक्सीजन गैस बनती है और उस साथ में ऑक्सीजन गैस के साथ में ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। मतलब अभिक्रिया कैसी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया के लिए देखिए अपन गिब्स हेल्मोल्ट्ज समीकरण लगाते हैं। गिब्स हेल्मोल्ट्ज समीकरण क्या है? डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ऐसा अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ऊष्मा गतिकी में ये समीकरण पढ़ते हैं। डेल जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। डेल एस है एंट्रोपी परिवर्तन और टी है परमताप। अब किसी अभिक्रिया के लिए डेल जी की 3 स्थितियां हो सकती हैं। अगर डेल जी नेगेटिव है
तो वह प्रक्रम या अभिक्रिया स्वतः होगी। डेल जी अगर पॉजिटिव होता है तो वह अभिक्रिया या प्रक्रम अस्वतः होता है, और डेल जी अगर शून्य है तो इसका मतलब वह अभिक्रिया या प्रक्रम साम्य अवस्था पर है। ठीक है ना। अब देखिए इस अभिक्रिया के लिए अपन देखें, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या है, नेगेटिव हो जाता है। एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए नेगेटिव, निकलने वाली ऊर्जा को अपन नेगेटिव लिखते हैं। डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन, गैसों के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी एंट्रोपी उतना बढ़ेगा। तो इस अभिक्रिया में देखिए ओजोन के 2 अणुओं ने भाग लिया, ऑक्सीजन के 3 अणु बन रहे हैं, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब एंट्रोपी परिवर्तन हो गया पॉजिटिव। तो डेल एच नेगेटिव है और डेल एस हो गया पॉजिटिव, वो पॉजिटिव इस नेगेटिव से गुणा होके हो गया नेगेटिव, मतलब ये राशि भी नेगेटिव हो गई, टी डेल एस वाली राशि भी नेगेटिव हो गई, तो सब मिला के क्या हो जाता है, डेल जी नेगेटिव हो जाता है। डेल जी के नेगेटिव होने से अभिक्रिया कैसी हो गई, स्वतः। स्वतः मतलब ये अभिक्रिया अपने आप होगी, तेजी से संपन्न होगी। इतनी ज्यादा तेजी से संपन्न होती है, ऊष्मा निकलती है कि अगर ओजोन की सांद्रता बहुत ज्यादा है, ओजोन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ली तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी और विस्फोट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ओजोन लेने पर विस्फोट होने की संभावना रहती है, इसलिए ओजोन को ऑक्सीजन के वातावरण में इकट्ठा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च रहे और यह अभिक्रिया अग्र दिशा में ना चले, पश्च दिशा में चले। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सीजन के वातावरण में रखते हैं ताकि विस्फोट ना हो। ठीक है, तो ये ओजोन की उच्च सांद्रता विस्फोटक होती है। दूसरा, ओजोन है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है, क्योंकि ओजोन जब अभिक्रिया करता है तो उससे बनता है ऑक्सीजन प्लस ओ। ओ क्या है, नवजात ऑक्सीजन है, और नवजात ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील है, उच्च क्रियाशील है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्रियाशीलता दर्शाता है। तो जिस भी किसी यौगिक के साथ ओजोन क्रिया करेगा उसका यह ऑक्सीकरण कर देगा, इसलिए यह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। उदाहरण में देखिए, जो ओजोन है वो विरंजक की तरह कार्य करता है। विरंजक मतलब कोई भी रंगीन पदार्थ है उसकी क्रिया अगर ओजोन से कराएं तो वह क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। मतलब ओजोन से जो नवजात ऑक्सीजन है वो इस रंगीन पदार्थ से जुड़ जाती है और उसको रंगहीन कर देती है। तो कैसा हो गया, ये विरंजक की तरह कार्य कर रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुछ धातु सल्फाइड है, वो ओजोन से क्रिया करके सल्फेट बना लेते हैं। जैसे देखिएगा PbS, ZnS, MnS, ये सब क्या करते हैं, ओजोन से क्रिया करते हैं और क्या बन जाता है, PbS जो ब्लैक रंग का होता है वो बदल गया PbSO4 में जो कि श्वेत रंग का है। ZnS बदल गया ZnSO4 और MnS बदल गया MnSO4 मैंगनीज सल्फेट में, और साथ में ऑक्सीजन निकल जाता है, O2 O2 O2। हाँ, तो कितने बने इसमें PbSO4, ये 4 अणु ओजोन के काम में आ गए, ऑक्सीजन के भी 4 अणु निकल गए, और 4 जो ऑक्सीजन है वो इनके साथ जुड़कर सल्फेट बना देते हैं। तो जो धातुओं के सल्फाइड हैं वो ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाते हैं, सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीकारक गुण वाला अपन उदाहरण लेते हैं कि जो आयोडाइड आयन होते हैं वो
ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर आयोडीन में परिवर्तित हो जाते हैं। आयोडाइड आयनों के जलीय विलयन में अगर आप ओजोन प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, I2 प्लस 2OH माइनस प्लस O2। ये आयोडाइड आयन है, किस में बदल गया, I2 में बदल गया। इसका यहाँ पर -1 है और I2 में 0 हो गया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। यह अभिक्रिया बोरेट बफर की उपस्थिति में होती है। बोरेट बफर की उपस्थिति में होती है, जिसका pH होता है 9.2। तो यह अभिक्रिया 9.2 pH वाले बोरेट बफर की उपस्थिति में होती है और इस अभिक्रिया का उपयोग ओजोन के मात्रात्मक आंकलन में करते हैं। कैसे, एक बार लिख दो यहां पे, इस अभिक्रिया का उपयोग ओजोन के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है। यह आकलन में करते हैं। कैसे, देखिए Ki पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें ओजोन को प्रवाहित करते हैं बोरेट बफर की उपस्थिति में, जिसका pH कितना है 9.2। क्या बन गया, I2 प्लस 2KOH और प्लस ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे I- था, जिसकी जगह मैंने पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लिया, तो ये पोटेशियम आयोडाइड से मिलने वाला I- है। अब जो उत्पाद के रूप में I2 आयोडीन मिला है, इसका अनुमापन कराते हैं, अनुमापन टाइट्रेशन कराते हैं। किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सोडियम थायोसल्फेट के साथ इस आयोडीन का अनुमापन करवाया जाता है। तो उससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, इस आयोडीन की मात्रा का पता चल जाएगा कि आयोडीन की कितनी मात्रा प्राप्त हुई। उस मात्रा से अपन आयोडीन के अणुओं की संख्या की गणना कर लेंगे। अब इस अभिक्रिया संतुलित समीकरण में देखिए, आयोडीन के एक अणु का निर्माण होता है जब ओजोन का एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आयोडीन के कितने अणु बने ये अपन अनुमापन से पता कर लेंगे। तो जितने आयोडीन के अणु बने, इसका मतलब वातावरण में उतने ओजोन के अणु थे जो अभिक्रिया में भाग ले चुके हैं और I- को I2 में परिवर्तित कर चुके हैं। तो इस अनुमापन से आयोडीन की मात्रा का पता चलेगा और आयोडीन की मात्रा से ओजोन की मात्रा का पता चलेगा। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग अपने किस में कर रहे हैं, ओजोन के मात्रात्मक आकलन में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे करते हैं। तो आप इस प्रकार से इस अभिक्रिया का उपयोग करते हुए इसको आसानी से समझा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट रासायनिक गुण देखिएगा, जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट या जेट विमान, उनमें जो गैस निकलती है, उस गैस में एक बहुत ही हानिकारक गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से बहुत तेजी से क्रिया करती है। ओजोन से क्रिया करके किस में बदल जाती है, NO2 में, और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। तो जो रॉकेट है, जेट विमान है, आपने कभी देखा होगा उसके पीछे से कितना गैस का गुब्बार निकलता है। उस गैस के गुब्बार में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है जो ओजोन से क्रिया करके उसको ऑक्सीजन में बदल देती है। तो जो जेट विमान से निकलने वाली गैसें हैं वो अपने ओजोन मंडल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इसलिए तो ये ओजोन की परत है, इसका क्षय होता जा रहा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये अपन अलग टॉपिक के रूप में भी पढ़ते हैं, उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग आप कर सकते हैं कि ओजोन की परत का क्षय कैसे हुआ। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सहायता से भी होता है। और देखिए जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर या जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर, उनसे जो गैस
काम में ली जाती है, उनमें जो गैस काम में ली जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC गैस उसमें प्रयुक्त होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नवजात क्लोरीन प्राप्त होता है। नवजात क्लोरीन मतलब नेसेंट क्लोरीन। और ये नवजात क्लोरीन ओजोन से बहुत तेजी से क्रिया करती है। देखिए क्या बना, ClO प्लस O2 बन गया। ये ClO डॉट फिर ओजोन से क्रिया करके Cl नवजात प्लस 2O2 बना लेता है। फिर Cl नवजात ओजोन से क्रिया करके ClO बना लेता है, ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब ये एक श्रृंखला चालू हो जाती है, एक चेन आगे से आगे चालू हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं का क्षय कर सकता है, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन है। इसमें देखिए क्लोरीन मुक्त मूलक है, बार बार उत्पन्न हो रहा है और ओजोन को तोड़ता जा रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एसी का उपयोग करना ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए बहुत से देशों ने तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दी है। बहुत ही हानिकारक गैस है। ये भी ओजोन के क्षय का एक कारण है। इसका उपयोग भी अपन, ओजोन का क्षय अपन देखते हैं तो उसमें अपन ये काम में ले सकते हैं। जो ओजोन होता है इस ऑक्सीकारक गुण के कारण इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में काम में ले सकते हैं। और इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीकारक गुण है, जल के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह हैं या जो कीटाणु हैं उनको ये ओजोन नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए ओजोन के रासायनिक गुण। अब इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या क्या उपयोग हैं ऑक्सीकारक के रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, विरंजक के रूप में, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में। तो ऑक्सीकारक, विरंजक और कीटाणुनाशक, ये इसके तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग हो गए। और एक उपयोग जो अपन डेली यूज में या अपने प्रकृति ने अपने को इसका उपयोग दिया है वो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को ये पृथ्वी से आने से रोकता है। तो ये है ओजोन, और इसको आप अच्छे से समझें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।